नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत समझाने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये जो सिद्धांत है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, यूपीटेट, रीट, बीपीएससी, टीआरई, सब में आपको 2 से 3 नंबर का प्रश्न सिर्फ इस एक सिद्धांत से देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लें तो आपको ये सिद्धांत अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा ये है कि कोई भी एग्जाम हो, आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें हम सिद्धांत पढ़ने के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण संप्रत्ययों को भी समझेंगे, जैसे कि सामाजिक समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जेडपीडी कहते हैं। उसके बाद एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। और तीसरा जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय है वो है आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग का। और जब भी लेवाइगोस्की के सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाता है तो इन 3 संप्रत्ययों पर ही बात होती है और यही बच्चों को समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जितना हो सके उतने ही आसान शब्दों में, उतनी ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ चीज़ें आपको समझा सकूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा इस लेक्चर की मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में अगर आप चाहें तो इसका रिवीजन भी कर सकते हैं बार बार, आपको दोबारा से ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा लेवाइगोस्की को समझते हैं क्योंकि कई बार प्रश्न उनसे जुड़ा भी आ सकता है 1 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा, ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानी थे। इनका मतलब इनकी मृत्यु ना बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, लगभग 40 से 42 साल के रहे होंगे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मत ये था, देखिए वाइगोस्की का ये मानते थे कि बालक जो है वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें समझा रहा हूँ, नहीं, इसमें मैं एक एक बात जो आपको बता रहा हूँ ना ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने इसमें वही चीज़ें शामिल की हैं जो मैंने देखा है कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इन चीज़ को, इन एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और हो सके तो एग्जैक्ट इसको याद भी कर लीजिएगा। बालक ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि जैसा होता है ना, हमने देखा होगा कि कई जगह ऐसा हमने देखा है कि टीचर्स आते हैं और बच्चों को सिर्फ ज्ञान दे के चले जाते हैं, प्रैक्टिकली उनको नहीं जोड़ते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने देते, बच्चे खुद से ही चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर ने बता दिया, बच्चे ने सुन लिया, बात खत्म। लेकिन वो क्या है, वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान क्या है, अगले ही पल बच्चा भूल जाएगा। असली ज्ञान वो है जो बच्चे ने खुद से सीखा, खुद से निर्माण किया, वो असली ज्ञान होता है। और इसलिए वाइगोस्की ये भी कहते हैं कि बच्चों को जितना हो सके उतना अवसर आप दीजिए सीखने का, और इससे क्या होगा कि वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो बच्चे के सामाजिक विकास से जुड़ा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है। जैसे कि जीन पियाजे आपको ध्यान हो, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बांट दिए थे। तो वैसे ही यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन इन्होंने स्टेजेस नहीं बांटे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये स्टेज फिर ये स्टेज फिर वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बस 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय दी हैं, प्रक्रियाएं बता दी हैं, 3 महत्वपूर्ण अवधारणा दी है जिसका इस्तेमाल करके बच्चे अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। और क्योंकि इनके संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण ये बात कही गई है कि बच्चे का जो समाज होता है और जो उसकी संस्कृति होती है, बच्चा उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भी समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। और इसीलिए इनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इन्होंने ये कहा था कि बालक जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा, इन 2 पर इन्होंने बल डाला था। क्योंकि देखिए, समाज में जब बच्चा रहता है और समाज का प्रभाव तो कैसे पड़ेगा, जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, चाहे वो गली मोहल्ले में रहने वाले उसके दोस्त हों, चाहे उसके स्कूल के दोस्त हों, इसके अलावा अपने परिवार में माता पिता, उनके जो रिश्तेदार होंगे बच्चे, उनके साथ, बच्चे का आस पड़ोस, ये सब क्या है, ये सब बच्चे का समाज है और बच्चा इनके साथ मिलता जुलता है, अंतःक्रिया करता है, तो बहुत असर बच्चे पे पड़ता है। आपने देखा होगा ना, आए दिन बच्चों को ऐसी ऐसी नॉलेज होती है जो हमें नहीं होती। अब जैसे मैं हूँ, तो आज के समय में बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटीएस के बड़े फ़ैन हैं, बीटीएस। अब मुझे नहीं पता ये बीटीएस क्या होता है, लेकिन मुझे किसी बच्चे ने कहा कि ऐसे कोई बीटीएस करके कुछ है, तो मुझे तब पता चला अच्छा बीटीएस भी कुछ है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई शायद कोरियन कोई म्यूज़िक बैंड है, क्या कुछ है, ऐसे ही है। तो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन बच्चे को ये बात पता चली। कैसे पता चली? 2-3 तरीके हैं। आज के समय इंटरनेट है। दूसरा,
हो सकता है उसका कोई दोस्त हो जो ये जानता हो और उसने उसको बताया हो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान बच्चे को उसके समाज से मिलता है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए उन्होंने एक तो सामाजिक अंतर किया और दूसरा भाषा, भाषा पर बहुत बल डाला है कि भाई भाषा भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वाइगोस्की ने जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए थे, जैसा मैंने कहा, अभी हम पढ़ेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, फिर एमक्यू यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा है आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग। इन तीन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD। अब ZPD की फुल फॉर्म मैं बोलूँ तो इंग्लिश में इसी को हम कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही होता है फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हिंदी में क्या होता है, कई बार शब्द बदल जाते हैं एग्जाम में, लेकिन इंग्लिश में नहीं बदलते। तो हो सके तो जो मेन मेन कंसेप्ट है उनके इंग्लिश शब्द जरूर याद कर लीजिए, ये आपके लिए ही फ़ायदे की चीज़ है। वरना कई बार बच्चे सवाल इसीलिए गलत कर देते हैं क्योंकि शब्द ऐसे इस्तेमाल हो गए जिनको देखकर उन्हें लगता है कि कुछ नया पूछ लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ZPD समझते हैं। ZPD को समझाने के लिए आपके सामने ये जो तस्वीर है इसको ध्यान से देखिए। हो सकता है आपने रीजनिंग में आपको जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे दो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, है ना। और जब भी हम संबंध बताते हैं अक्सर उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बीच का जो क्षेत्र है, ये जो कि ग्रे कलर में है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्या होता है ऐसे समझिए। देखिए, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, ब्लू वाला, इसमें हम ऐसे कार्यों, ऐसी समस्याओं को शामिल कर सकते हैं जो बच्चा आसानी से कर सकता है, आसानी से समस्याओं को हल कर सकता है। ऐसे सभी कार्य हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ZPD में मुख्य रूप से कार्य आते हैं, काम, जो काम बच्चा कर रहा है, जो समस्याएं बच्चे के सामने हैं वो हम शामिल करते हैं यहाँ पे। तो इस ब्लू वाले में वो सभी कार्य आएंगे जो बच्चा आसानी से कर सकता है, उसको करने के लिए बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही कर लेता है। उदाहरण के लिए 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 5वीं क्लास का अगर कोई बच्चा है और उससे मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे का कोई सवाल करवाऊँ तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आसानी से कर लेगा। उसको किसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। एक 5वीं क्लास का बच्चा आसानी से 1 से 100 तक की गिनती लिख सकता है अगर हम उसको कहें तो। 2 अंकों के जोड़ कर सकता है अगर हम उसको कहें तो। 1 अंकों के जोड़ भी कर सकता है आसानी से, 2 अंकों के कर सकता है। तो 5वीं क्लास के बच्चे के लिए ये जो सवाल है, 1 से 100 तक की गिनती हो गई या जो एडिशन हो गया, 1 अंक का, 2 अंक का, ये क्या है, ये सभी कार्य ऐसे हैं जो वो आसानी से कर सकता है। इसलिए वो सभी कार्य इस बच्चे के लिए इस वाले हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चा आसानी से कर सकता है। अब सुनिए, बच्चे के सामने कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जो बच्चा नहीं कर सकता, तो वो सभी कार्य इस येलो वाले में आएंगे जो बच्चा नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे की मदद करे, चाहे कोई वो टीचर हो, उसका कोई बड़े घर में रहने वाले उसके पेरेंट्स हो, माता पिता, आस पड़ोस, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई भी उसकी मदद करे, तब भी बच्चा वो समझ ही नहीं सकता, उसकी क्षमता से बाहर है। उदाहरण के लिए मान के चलिए यही 5वीं क्लास का अगर बच्चा है और इस बच्चे को अगर मैं 10th क्लास का कोई कंसेप्ट करा दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 5th क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग जाऊं, चलो ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 5वीं क्लास का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कभी सीख पाएगा? चाहे कितना ही अच्छा टीचर हो, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट कोई उसके माता पिता हो, कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ये कार्य क्या है, बच्चे की क्षमता से बाहर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 2 प्रकार के कार्य मैंने भी आपको समझाए। पहला कार्य जो बच्चा आसानी से कर सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है उसको। दूसरा कार्य बच्चा कभी नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी मदद कर दे, कितना भी समझा दे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब तीसरे प्रकार का कार्य भी देखिए। एक तीसरे प्रकार का कार्य है जो इस क्षेत्र में आएगा। कौन सा कार्य है? ऐसे सभी कार्य जो बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन कोई व्यक्ति बड़ा समझदार उसकी मदद करे तो बच्चा वो कार्य आसानी से कर लेगा। ठीक है, और यही सभी कार्य जो हैं वो इस ZPD में आते हैं। यही जो क्षेत्र है ना, जो मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है, ये ग्रे वाला, यही कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। इससे तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जो बच्चा अपने आप नहीं कर सकता, आसानी से नहीं कर सकता, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति उसकी मदद करे, उसको समझाए, तब वो कार्य कर लेगा।
अब उदाहरण लेते हैं, जैसे इस 5वीं क्लास के बच्चे को ही 5th क्लास के इस बच्चे को मान के चलिए मैंने कंसेप्ट समझाया है एरिया का। एरिया यानी कि क्षेत्रफल मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए क्षेत्रफल एक ऐसा कंसेप्ट है जो जनरली 5th क्लास के बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हम बच्चे से ये उम्मीद नहीं करेंगे 5th क्लास के बच्चे की भाई वो फॉर्मूला सीख जाए और फॉर्मूला सीख के करने लगे, नहीं, वो तो बच्चा 6th 7th क्लास में भी करने लगेगा। लेकिन बच्चे बेसिक कंसेप्ट समझ जाए कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा परिमाप, ये दो ऐसे कंसेप्ट है जो कि बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है 5th क्लास में, कि भाई जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम एक रिबन लेंगे और इन चारों भुजाओं का नाप कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट बच्चा जानता है परिमाप निकालने का। अब दिक्कत ये है कि अगर इस 5th क्लास के बच्चे को कोई ना बताए परिमाप क्या होता है, कोई ना बताए क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये बच्चा अपने आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ये चीज़ नहीं है, उसने कभी नहीं सीखी है ना, और वो खुद से पढ़ के भी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई किताब मिल गई उसको पढ़ के भाई खुद से करके समझ ले, नहीं कर पाएगा, बच्चे इतने 5th क्लास के नहीं होते। लेकिन अगर कोई टीचर हो, कोई बड़ा व्यक्ति समझदार हो, वो उसको समझाना चाहे तो बच्चा आसानी से इस चीज़ को समझ सकता है और परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना बच्चा 5th क्लास का सीख लेता है, ठीक है। हाँ, हम इससे वो उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत कठिन सवाल कर पाएगा परिमाप और क्षेत्रफल के आधार पे, नहीं, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक समझ बच्चा कर लेता है 5th क्लास का बच्चा परिमाप और क्षेत्रफल का। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब वह सभी कार्य जो बच्चा अपने आप तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई बड़ा समझदार व्यक्ति उसकी मदद करे तो वो उन कार्य को कर लेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में कि भाई जेडपीडी में आपके हिसाब से और कौन कौन से कार्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे की एज का ध्यान रखना है कि इस एज का बालक है और वो ये कार्य जो है उसके लिए एक जेडपीडी है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे जेडपीडी में कौन कौन से कार्य आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले एग्जाम में जब भी सवाल होगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला हम पढ़ते हैं MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। हिंदी में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो है अधिक जानकार अन्य, ठीक है। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं MKO के बारे में। अब ध्यान से सुनिए, अभी हमने क्या पढ़ा, ZPD पढ़ा ना, ZPD से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ZPD में हमने क्या देखा कि ऐसे सभी कार्य जो बच्चा अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति उसकी मदद करे तो वो कार्य वो कर लेगा। तो अब सवाल उठता है कि वो बड़ा समझदार व्यक्ति कौन होगा। वो बड़ा और समझदार व्यक्ति जो भी होगा वही कहलाएगा MKO, ठीक है। यानी कि MKO का मतलब उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो किसी विशिष्ट कार्य, अवधारणा या समस्या समाधान में बालक की तुलना में बेहतर समझ या उच्च क्षमता रखते हों। वाइगोस्की का मत मानना था कि अधिक जानकार अन्य यानी कि MKO और बालक के बीच सामाजिक अंतःक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, जब बच्चा इन MKO के साथ मिलेगा, उनके साथ मिलेगा जुलेगा, अंतःक्रिया करेगा, तभी बच्चे का सामाजिक विकास होगा। अब MKO में कौन कौन से लोग आते हैं ध्यान से समझिए। जैसे बालक है तो इसके माता पिता हो सकते हैं वो MKO अधिक जानकार अन्य, जो कि बच्चे की किसी समस्या समाधान में मदद कर सकते हैं। बच्चे के टीचर, ऑफकोर्स टीचर तो होते ही हैं क्लासरूम में, क्योंकि बच्चे की अधिकतर समस्याओं का हल वही करते हैं जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद उसके परिवार में बाकी लोग, दादा दादी, नाना नानी, ये सब भी उसके कौन है, MKO हैं उस बच्चे के लिए। और उसके दोस्त भी, याद रखिएगा बच्चे के दोस्त भी हो सकते हैं MKO। हो सकता है कि किसी समस्या को लेकर के बच्चा अपने दोस्तों से राय विचार ले और उसके दोस्त उसको सही सलाह दे, बच्चे को सीखने को मिले, ऐसा होता है। ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है। MKO सिर्फ छोटे बच्चों पे अप्लाई थोड़ी होता है, MKO तो सभी पर हो सकता है अप्लाई। यहाँ पे वाइगोस्की ने कोई एज स्पेसिफिक नहीं बताया, कोई स्टेज स्पेसिफिक नहीं बताया, ऐसा तो नहीं कहा कि भाई इसी स्टेज में होगा या इसी एज में होगा, सभी के लिए है। तो आप और हम सीखते हैं ना अक्सर, अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सब क्या है, MKO है, ठीक है। और ये सभी लोग हमारी मदद करते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास में, और इनके साथ हमारा संज्ञानात्मक विकास इनकी वजह से तभी होगा जब हम इनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे, इनके साथ मिलेंगे जुलेंगे। तो यही तो बताया इन्होंने कि अधिक जानकार अन्य और बालक के बीच सामाजिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये जो व्यक्ति MKO है ये बहुत ही समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए अगर उसको सचमुच में बालक को समझाना है। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि अभी हमने क्या देखा कि ZPD हमने देखा कि भाई ZPD में वो सभी कार्य होते हैं जो बच्चा अपने आप नहीं कर सकता लेकिन किसी की मदद से कर सकता है। अब कोई MKO मान के चलिए वो शिक्षक ही है, टीचर ही है, ठीक है। अब अगर ये टीचर
उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इस बालक के साथ समस्या है, वो इस काम को नहीं कर पा रहा है। तो इस शिक्षक को समझदार होना पड़ेगा, उस बच्चे से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होती भी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस टीचर को ये भी देखना पड़ेगा, इस शिक्षक को ये भी देखना पड़ेगा कि इस बालक को मुझे कितना समझाना है, कितना मार्गदर्शन करना है। ऐसा ना हो कि समझाते समझाते मैं ही सारा कुछ समझा दूं और बच्चा अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना करे और कुछ भी ना सीख पाए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो इसीलिए शिक्षक को बहुत समझदार होना, ज्ञानी तो होना ही पड़ेगा, समझदार भी होना पड़ेगा कि मुझे कोई भी विषय जहाँ पे बच्चा अटक रहा है, समस्या आ रही है बच्चे को, तो मुझे उस समस्या में बच्चे की कितनी मदद करनी है। सब कुछ आप करवा देंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, लेकिन अगर आप सही समय पर बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो बच्चा हो सकता है कि उस विषय के प्रति एक नकारात्मक विचार बना ले और आने वाले समय में वो उस विषय को सीखने से भी मना कर दे। तो रुचि तो पैदा करनी ही है, समय समय पर जब लगे कि जहाँ ज़रूरत है वहीं पर बच्चे का मार्गदर्शन करना है, तभी ये ZPD और बच्चा जो ये टीचर MKO है, ये इनकी वजह से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए। तो उम्मीद है आप MKO समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी कंसेप्ट जो दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा। लेकिन इसके बाद हम कुछ प्रश्न भी करेंगे जिससे कि जो कुछ भी आप अभी पढ़े हैं वो एक तरीके से आप और अब बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग, कई बार इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हो जाता है पाड़, हिंदी में पाड़ शब्द होता है, इंग्लिश में तो स्कैफोल्डिंग ही रहेगा, हिंदी में कई बार पाड़ शब्द इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में शब्द वही रहते हैं, हिंदी में कई बार शब्द बदल दिए जाते हैं, तो आप इंग्लिश शब्द हो सके तो ज़रूर याद रखें। अब हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। अच्छा, एक बात बताइए, एक बालक है जिसको किसी कार्य को करने में दिक्कत आ रही है, वो अपने आप उस कार्य को नहीं कर पा रहा, उसको किसी की मदद की ज़रूरत है। तो ये बात तो तय है कि वो कार्य किस में आएगा, ZPD में आएगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अब ये बच्चा क्या करता है, इस कार्य को करने के लिए मदद लेता है अपने शिक्षक की, टीचर की मदद लेता है। तो ये जो टीचर है, शिक्षक है, ये क्या कहलाएंगे, MKO। क्या कहलाएंगे, MKO। अब आप मुझे बताइए कि ये शिक्षक कुछ ना कुछ तो करेगा ना इस बच्चे की मदद करने के लिए। बच्चे के सामने अगर कोई समस्या है तो वो कैसे उस बच्चे की मदद करे, क्या करे। तो एक टीचर के पास बहुत सारे उपाय होते हैं। उसको दिखेगा कि भाई इस समस्या को अगर मैं समझा दूं, सिर्फ बता दूं, तब भी बच्चा कर लेगा। तो हो सकता है कि टीचर सिर्फ निर्देश दे दे कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या हो सकता है कि बच्चे टीचर को कोई डेमो देना पड़े, प्रदर्शनी करनी पड़े, कि एक एग्जाम्पल लेना पड़े, उसके द्वारा भी समझा सकते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई एक्टिविटी करनी पड़ जाए उस बच्चे के लिए, है ना, या कोई दूसरा उदाहरण लेना पड़े, या किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का इस्तेमाल करना पड़ जाए, कोई मॉडल बच्चे को दिखाना पड़ जाए। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उस टीचर को उस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि जब तक कुछ करेगा नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो स्कैफोल्डिंग में यही सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मैंने शिक्षक का एग्जाम्पल लिया था। MKO जो लोग होते हैं वो जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं एक बच्चे की समस्या को समाधान करने के लिए, वो स्कैफोल्डिंग में आता है। जब बालक अपने समीपस्थ विकास क्षेत्र में आने वाले कार्य को करता है तब उसे उस कार्य को करने या कोई नया कौशल हासिल करने के लिए किसी बड़े समझदार और जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस सीखने की प्रक्रिया में यह व्यक्ति, यानी कि जो मैं MKO है उसकी बात कर रहा हूँ, सहायता के लिए जिन गतिविधियों, निर्देश, उपकरण, संसाधन आदि का इस्तेमाल करेगा उसे आलंबन कहेंगे। ठीक है, तो वो चाहे चार्ट हो, चाहे मॉडल हो, चाहे निर्देश, इंस्ट्रक्शन ही दे दिया हो, सिर्फ कुछ भी किया हो, वो सब क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। स्कैफोल्डिंग कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान दिया गया कंसेप्ट है। चलिए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं, इससे क्या है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है ये आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। लेवाइगोस्की ने मुख्य रूप से किस पर जोर दिया है, तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी, अब आप जवाब बताइए। बच्चों का स्वतंत्र विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, आनुवंशिक प्रभाव, या मस्तिष्क की संरचना। तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का अर्थ, यानी कि ZPD क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चों की पूरी क्षमता होती है, सीखने की वह सीमा जहां सहयोग की आवश्यकता होती है, स्वचालित सीखना, केवल शिक्षक आधारित शिक्षा। तो इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे कि सीखने की वह सीमा जहां सहयोग की आवश्यकता होती है। ZPD में वो कार्य आते हैं जो बच्चा अपने आप नहीं कर पाता, लेकिन कोई बड़ा समझदार व्यक्ति उसकी मदद करे तो वो समझ जाएगा। अगला,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं? बताइए, बच्चे किससे सीखते हैं? अपनों से, बड़े और अनुभवी व्यक्तियों से सीखते हैं, स्वचालित प्रक्रिया से सीखते हैं, केवल स्कूल से या खेलकूद से? समझ गए होंगे आप, अपने बड़े और अनुभवी व्यक्तियों से, जिसको हम MKO कहते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमने लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो पढ़ लिया। उम्मीद है आपको ये सिद्धांत समझ में भी आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ये वीडियो कैसी लगी बताइए। आपकी सहायता के लिए ही मैंने इस लेक्चर का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। वहाँ से जाइए, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, PDF को डाउनलोड करिए और उसको, इस लेक्चर को बार बार रिवाइज़ करिए, जिससे कि आपने जो कुछ भी अभी पढ़ा है वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।